प्रॉपर्टी। दो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी हम नहीं कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक उनका चरित्र है मटेरियल, वो दोनों भी हमको जानना चाहिए। वो दोनों हमारा है, एक है फैटिग, एक है क्रीप। हम एक को पहले ले रहे हैं, क्रीप। क्रीप क्या है समझो। अब अगर पुराने बंगलों में जाओ, अब तो खैर है ही नहीं, सब बंगले उंगले उनके बारिश बेच बात के बिल्डर उल्डर बना लिया। पहले अगर जाइए तो उसका छत ऐसे लटका हुआ पुराना, या आप चमड़ी लेदर बेल्ट, चमड़ा का जो बेल्ट होता है उसको बहुत दिन यूज करिए तो वो फैल जाता है। उसमें जो छेद किया रहता है वो सर्कुलर छेद होता है, कुछ दिन के बाद वो इलिप्टिकल हो जाता है, फैल जाता है। ये जो छत लटक गया या ये फैल गया, ये इसके कारण नहीं कि कोई लोड अभी हमने लगाया। नॉर्मली अगर देखो परमानेंट डिफॉर्मेशन को, अगर देखो परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कहते थे कि परमानेंट, ये दो तरह के, एक होता है क्रीप और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जिस डिफॉर्मेशन को हम लोग बात कर रहे थे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब इसमें लोड हम लगा रहे हैं अलग अलग। एक्चुअली कहते हैं ये जो क्रीप है, जैसे मैंने कहा छत, तो आप अगर देखो तो वो बंगला जिन्होंने बनाया होगा उस समय वो छत हो सकता है उसके लाइफ पीरियड में दिखाई ना पड़े, लेकिन 200 साल 500 साल के बाद दिखाई पड़ा कि वो लटक गया। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, समय ज्यादा हो तो। लेकिन अगर ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहते हैं कि 0.4 pm से नीचे अगर हो रहा है डिफॉर्मेशन तो उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर ऊपर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्रीप कहते हैं। ये टीएम जो है, टीएम ये मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। अब यानी अगर 0.4 टीएम से नीचे हो रहा है, ज्यादातर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 0.4 टीएम से नीचे होता है, और इसके अगर ऊपर हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रीप। तो ये जो क्रीप है, इसका अगर डेफिनेशन को देखो क्रीप का, इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज ए permanent deformation under steady load it is a permanent deformation under steady load as a function of time as a function of time and temperature. It is a permanent deformation अंडर स्टेडी लोड। यहां स्टेडी लोड का मतलब स्टैटिक नहीं, स्थिर है नहीं, स्टेडी का मतलब टाइम के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। पंखा आप लटका दिया है, अब लोड फिक्स हो गया, समय के साथ इसका लोड नहीं बढ़ रहा है, घूम भी रहा है तो लोड में थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नहीं है। और पंखा घूमते हुए ही हम लोग समझते हैं, लगा हुआ केवल पड़ा रहेगा तो कोई पंखा क्यों कहेगा, घूमता नहीं है। स्टेडी लोड, स्टेडी का मतलब टाइम के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है।
आपने छत डाल दिया, अब छत का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन वो समय के साथ नहीं बदल रहा है कि 1 साल के बाद ज्यादा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेडी लोड, इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्टेडी लोड एज ए फंक्शन ऑफ, यानी ये डिपेंडेंट किसके ऊपर, टाइम के और टेम्परेचर। अगर टाइम बढ़ता गया तो डिफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा, टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए तो भी डिफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो क्रीप इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जहां पर भी हम ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं जो कि मान लीजिए कि 0.4 TM से ऊपर यूज कर रहे हैं, अब हम इंजन सब आईसी इंजन, भट्टियां, जहां पर भी टेम्परेचर हमारी वर्किंग टेम्परेचर ज्यादा है, 0.4 TM से ज्यादा है, या जहां टेम्परेचर आने की, अब ट्रेन है, पता चला कि नॉन स्टॉप दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है, तो उसमें हीट जनरेट होगा, तो वहां पर हमको क्रीप के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि बाकी कोई फेलियर हो ना हो, क्रीप के कारण वो फेल कर जाए। तो जहां पर भी ऐसा हम लोग का है, जैसे आपका पहले जैसे बल्ब था, उसमें टंगस्टन की फिलामेंट हम लोग इसीलिए लगाए थे कि उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, फिर भी कभी कभी, अब आप लोग ये अनुभव किए हो कि नहीं, वो जो फिलामेंट था वो टूट जाता था लंबा, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, बिजली पहले ज़्यादा आता नहीं था तो लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ करना भूल गए, और हम लोग ऐसे भी जिसमें पैसा ना लगे उसको मिसयूज करना हम लोग की आदत है। तो वो बल्ब क्या होता था कि टंगस्टन का तार वो टूट जाता, तो हम लोग धीरे से ऐसे पकड़ के हिला हिला के जोड़ देते थे, थोड़ी देर के लिए वो थोड़े दिन के लिए चलता था, जुड़ गया और ऑन कर दो तो जुड़ भी जाता, थोड़ा वेल्डिंग भी हो जाए, वो कुछ दिन चलता था। फिर हमने वो सीधा एक तार था टंगस्टन की, फिर हम उसको कॉयल के फॉर्म में लाए ताकि इफेक्टिव लेंथ कम हो जाए, तो क्रीप कम होगा। फिर हम लोग बीच बीच में दूसरा एक सपोर्ट देने लगे, इस तरह की बल्ब बनता था। अब तो खैर सब बल्ब, एलईडी बल्ब, ये सब आ गया, EFL आ गया। तो क्रीप वहां पर इंपॉर्टेंट है, फर्नेस है, उनके कॉइल्स हैं, माइंस में यूज किया हुआ, हैवी अर्थ मूवर है, इनमें टेम्परेचर होता है, स्पेस रिसर्च है, वहां पर जो भी मटेरियल है उनमें भी है, प्लेन वगैरह। तो ये जहां पर भी हाई टेम्परेचर एनकाउंटर होने की संभावनाएं हैं, उनमें मटेरियल का क्रीप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना जरूरी है, उसकी क्रीप स्ट्रेंथ कितनी है जानना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो मटेरियल बाकी किसी के कारण ना, लोड के कारण टूटे चाहे ना टूटे, क्रीप के कारण वो टूट जाए, और क्रीप के कारण अगर वो टूट गया तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो। इसलिए क्रीप के बारे में जानना जरूरी। और क्रीप के बारे में कैसे जानेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्रीप कर्व का स्टडी करते हैं। क्रीप कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हमें क्रीप कर्व का यूज करते हैं, यानी जिस भी मटेरियल, जिस भी पदार्थ का आप लोग क्रीप कैरेक्टरिस्टिक जानना है कि कब क्रीप में ये फेल कर जाएगा, कितनी इसकी क्रीप में सस्टेन करने की कैपेसिटी है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्रीप कर्व का यूज करते हैं। ये टेस्ट करके बनाया जाता है हर मटेरियल के लिए। तो हमने क्रीप में जैसे कहा कि क्रीप का डेफिनेशन है कि इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर स्टेडी लोड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो क्रीप कर्व में क्या करते हैं, हम लोग एक कर्व को ड्रॉ करते हैं आपके डिफॉर्मेशन और टाइम को लेके। एक्स एक्सिस में हम टाइम को लेते हैं, टाइम ऑन लॉग स्केल। क्यों हम लॉग स्केल में लेते हैं हम बता रहे हैं। और इधर हम लोग स्ट्रेन को लेते हैं, यानी इट इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब स्ट्रेन हो रहा है।
तो इधर हम लोग लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी मटेरियल में लोड लगाइए तो उसमें एक इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आता है। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का मतलब होता है कि जो टाइम लगता है उसमें वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, आप इंस्टेंट कह सकते हैं, पलक झपकते पहले हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आप रबर एक है, उसमें आप ईंटा बांध दीजिए, हाथ लगाए हुए हैं या पत्थर बांध दीजिए, फिर छोड़ दीजिए तो तुरंत कुछ दूरी तक वो चला जाएगा। दैट इज नोन एज द इंस्टेंट स्ट्रेन। तो हम इसको एप्सिलॉन में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन हो गया इंस्टेंट, जिसमें जो टाइम लगा वो लगभग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसलिए हम अचानक उसको बढ़ा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन रेट शुरू में थोड़ा ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले स्ट्रेन ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर एक कांस्टेंट रेट में ये स्ट्रेन होता है। कांस्टेंट रेट ऑलमोस्ट इट इज स्ट्रेट लाइन। ये यहां से ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये तेजी से बढ़ के यहां फिल कर, यानी अगर आप क्रिप कर्व को देखिए तो शुरू में स्ट्रेन रेट ज्यादा था, फिर धीरे धीरे घटता गया, फिर कांस्टेंट रेट में बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ते हुए वो फेल कर गया, फ्रैक्चर कर गया। अब जो हमारा ये 3 स्टेज क्लियरली दिखाई पड़ता है, पहला स्टेज इसको कहते हैं प्राइमरी क्रीप। प्राइमरी क्रीप यानी जिनमें स्ट्रेन रेट शुरू में ज्यादा होकर फिर घटता जाए, फिर जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी क्रीप। ये प्राइमरी क्रीप, ये सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी, और यहां से ये जो है हमारा ब्रेक कर गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये यहां तक जो हमारा आ रहा है इसको कहते हैं टॉर्सियरी क्रीप। टॉर्सियर को कहते हैं टॉर्सियर। यानी 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को कहें प्राइमरी क्रीप, फिर सेकेंडरी क्रीप, फिर टॉर्सियरी क्रीप। ये जो प्राइमरी क्रीप होता है ये नॉर्मली जो टेम्परेचर कम है, अभी लोड डाले हैं उनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कोल्ड क्रीप। और यहां पर होता क्या है, स्ट्रेन रेट शुरू में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हो रहा है, यानी स्ट्रेन कम हो रहा है, लोड के हिसाब से स्ट्रेन कम हो रहा है, इसलिए कि ये मटेरियल में जो लोड लगने के कारण थोड़ी सी हार्डनिंग हो रहा है। यहां पर जो हार्डनिंग हो रहा है, वर्क हार्डनिंग जिसको हम लोग स्ट्रेन कर्व में कहते हैं, वो जो वर्क हार्डनिंग है वो आपका रिकवरी से ज्यादा है।
इसके कारण स्ट्रेन रेट धीरे 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 घटता है। यानी धीरे धीरे ये हो रहा है कि ट्रेन वर्क हार्डनिंग, रिकवरी क्या है, वो ग्रेन ग्रोथ, उसमें हम लोग देखेंगे। रिकवरी का मतलब यहां समझ लीजिए कि उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टनेस, यानी हार्ड जितना हो रहा है सॉफ्ट उससे कम हो रहा, जिसके कारण स्ट्रेन रेट घटते 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 फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट कब होता है, ये सेकेंडरी क्रीप जो है, यहां पर रिकवरी इज इक्वल टू वर्क हार्डनिंग। ये जो आरई है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, या ये नीचे लिख आरई इज रिकवरी। और ये रिकवरी के बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे जब हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग करेंगे। तो रिकवरी इज इक्वल टू वर्क हार्डनिंग। ये जो पोर्शन है कोल्ड क्रीप, ये लिमिट फिट टॉलरेंस के लिए, जब आप दोनों के बीच में कुछ टॉलरेंस देते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि क्रीप के कारण टॉलरेंस गायब हो जाए। तो ये डिजाइनर के लिए, ये उसका जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है जहां पर रिकवरी इज इक्वल टू द वर्क हार्डनिंग, यहां पर हम लोग इसको कभी कभी विस्कोस क्रीप भी कहते हैं। विस्कोस, और ये एक्चुअल क्रीप लाइफ है, मटेरियल की क्रीप लाइफ इसी को माना जाता है विस्कोस क्रीप। यहां पर रिकवरी इज इक्वल टू वर्क हार्डनिंग। जो हम ये जो प्राइमरी क्रीप है वो कम समय में हो जाता है, सेकेंडरी क्रीप लंबा समय लेता है, यही उसका क्रीप लाइफ है। जो टॉर्सियरी क्रीप है, इस समय क्या हुआ कि ये मटेरियल लगभग वो हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो यहां पर कहते हैं रिकवरी जो है बहुत रिकवरी इज ग्रेटर देन वर्क, यानी मटेरियल लगभग एकदम जैसे मुलायम हो गया। तो ये, और ये कर्व जो हम देख रहे हैं ऐसे बढ़ता जाता है। क्रीप टेस्ट जब करते हैं तो ये कर्व के बारे में दिखाई नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी अंदाज ये है कि बहुत तेजी से डिफॉर्म हो गया, वो टूट रहा है। तो ये कर्व हो सकता है कि ऐसा ना भी हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो, ये कर्व ऐसा हो, ये एक्स्ट्रापोलेट है। मैथमेटिक्स में होता है कि जितनी डाटा अवेलेबल है उससे आगे वाले को हम एक अप्रोक्सीमेट करते हैं, उसी को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। अंदर अगर डाटा के अंदर कर रहे हैं तो इंटरपोलेशन कहते हैं। तो ये कर्व ऐसा भी हो सकता है। इसको इसलिए कभी कभी हम लोग हॉट क्रीप भी कहते हैं, हॉट क्रीप, क्योंकि इस समय तक टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। जो हमारी सेकेंडरी क्रीप है, ये हमारी जरूरत की चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें यू नहीं है। तो ये जो सेकेंडरी क्रीप का टाइम लेंथ है, इसी को लाइव क्रीप लाइव कहते हैं। लेकिन यहां तक हम लोग पहुंचने नहीं देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, क्योंकि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके कह रहे हैं ये लाइव है, तो वी टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और उसके हिसाब से फिर हम क्रीप लाइफ को डिफाइन करते हैं कि इतनी इसकी क्रीप लाइफ होगी। ये जो सेकेंडरी क्रीप है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जब भी इसका हम टेस्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर लोड में ही करते हैं। अब देखिए, अगर आपने लोड को बढ़ाया या टेम्परेचर को बढ़ाया तब क्या होगी। अब देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और लोड में आपने क्रीप कर्व को ड्रॉ किए हैं, या मैं ड्रॉ करके जा रहा हूं कि मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर एक क्रीप, ये मान लीजिए पर्टिकुलर टेम्परेचर में है T1 में। अब मान लीजिए टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, T2 कर दिया, तो कर्व हो सकता है
फिर कर्व हो सकता है कि ऐसा, फिर कर्व हो सकता है, यानी ये T2 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2, T4 ग्रेटर देन T3। कहने का क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो रहा है। अगर आप ये कर्व को देखिए तो इनमें जो इंस्टेंटेनियस है या जो प्राइमरी क्रीप है उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। जो अंतर आ रहा है वो सेकेंडरी क्रीप है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अगर आपने टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्रीप लाइफ कम हो जाए। उसी तरह अगर आप, एक लोड है, आपने लोड को बढ़ा दिया, मान लीजिए ये आपका क्रीप कर्व, ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर लोड में है, फिर आपने बढ़ा दिया लोड को, तो हो सकता है कि ये कर्व आ जाए। फिर मान लीजिए बढ़ा दिए, ये हो सकता है ये कर्व आ जाए। यानी लोड को भी बढ़ाने से क्रीप लाइफ, जो सेकेंडरी क्रीप हम लोग कहते हैं, वो कम हो जाए। अब किसी का क्रीप लाइफ मान लीजिए 50 साल है, 100 साल है। अब हम टेस्ट करते समय 100 साल के लिए टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, और 100 साल के बाद कौन बताएगा कि क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में जब क्रीप टेस्ट करते हैं तो हम कंडीशन को बढ़ा के देखते हैं कि वर्किंग टेम्परेचर इतना हो तो क्या 1200 डिग्री होगा, तो हम इसको बढ़ा के देखें। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ 2000 में देखे, 2200 में देखे, 2500 में देखे, और फिर प्रयास करें एक रिलेशनशिप पाने के लिए कि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, और उससे फिर हम लोग कैलकुलेट करें कि अगर 1200 डिग्री इसका लाइफ होता तो क्या होता। यानी हम लोड और टेम्परेचर कई स्पेसिमेन लेते हैं, क्रीप टेस्टिंग मशीन आता है, वहां पर हम लोग टेस्ट करके उसकी क्रीप लाइफ को निकालते हैं। अब ये जो टाइम और लॉग स्केल हमने दिया था, ये क्यों था? अगर आपकी स्केल जो है वाइड है, बड़ा मैं नहीं कह रहा हूं, वाइड, वाइड का मतलब क्या है, मान लीजिए उसमें यहां टाइम ले रहे हैं, यहां मिनट्स भी दिखाना है, आवर भी दिखाना है, डे भी दिखाना है, या ऐसे एक लीनियर में सोचिए कि सेंटीमीटर भी दिखाना है, किलोमीटर भी दिखाना है, तो स्केल लेना मुश्किल होगा। सेंटीमीटर को दिखाना है, ए 1 सेंटीमीटर बराबर एक स्मॉल स्क्वायर, मान लीजिए ग्राफ पेपर में, तो फिर आपका किलोमीटर कितने स्क्वायर बनेंगे, कितना बड़ा ग्राफ पेपर होगा। या मान लीजिए आपने मीटर को ले लिया, तो सेंटीमीटर एक छोटा स्क्वायर बराबर 1 मीटर, ताकि हम किलोमीटर दिखा पाए, तो सेंटीमीटर कैसे दिखाओगे। तो वाइड जब होता है, मिनट्स में भी है, डे में भी है, तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम नॉर्मल स्केल में उसको ले पाए, इसलिए लॉग स्केल लेते हैं। लॉग स्केल में क्या होता है भाई, log 10 बराबर व्हाट, log 10 टू द पावर 20 बराबर 20, यानी 1 से लेके 20 के बीच में 10 टू द पावर 20 डायमेंशन आप ले सकते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉग स्केल। पहले लॉग में हम लोग कैलकुलेशन भी करते थे, अब तो गैर कैलकुलेटर और बहुत कुछ आ गया। तो ये लॉग स्केल क्या करता है, वाइड स्केल को अपने में समाहित कर सकता, और जब आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए एंटी लॉग ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग लॉग स्केल लेते हैं। लॉग स्केल व्हेन द स्केल इज वाइड, छोटा सा छोटा नाप को भी दिखाना है, बड़े से बड़े नाप को भी दिखाना है, तब हम लोग लेते हैं लॉग स्केल। ये हमारी क्रीप कर्व, जिस मटेरियल का क्रीप कैरेक्टरिस्टिक जानना है, उसका क्रीप कैरेक्टर क्या होगा, क्या उसकी लाइफ होगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, ये जानने के लिए हम लोग इस कर्व का इस्तेमाल। अब सवाल उठता है कि क्रीप होता क्यों है। जैसे मैंने आपको कहा था कि महल में छत ऐसे लुढ़क गया, तो क्रीप का कारण क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग का।
क्या कारक है क्रीप होने के लिए? नॉर्मल टेम्परेचर में क्रीप इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्रीप सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्रीप क्यों ऐसा है, क्या है इसका कारण, रीजन क्या है? तो पहला होता है, अगर आप देखें, मान लीजिए एक मटेरियल ले लीजिए, मान लीजिए ये मोबाइल, अगर इसमें आप लोड ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन उसको विरोध करेगा? ये क्रॉस सेक्शन या ये क्रॉस सेक्शन? ये क्रॉस सेक्शन लोड के पैरेलल है, इसलिए विरोध नहीं करेगा। ये क्रॉस सेक्शन उसकी पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो वो विरोध करेगा। तो जो क्रॉस सेक्शन उसका विरोध करता है, यानी ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन जब विरोध करेगा, तो मान लीजिए यहां पर वैकेंसी है, यहां पर वैकेंसी है, तो क्या होगा कि उन वैकेंसी को जिधर से लोड लगता है और जो क्रॉस सेक्शन उसको विरोध कर रहा है, उस क्रॉस सेक्शन में कोई कमी अगर होगा तो मटेरियल अपने आप उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। यानी अगर उसमें कोई वैकेंसी है, मान लीजिए ऐसे एटम है, यहां पर वैकेंसी, फिर एटम है, तो क्या होगा, इस वैकेंसी को पूरा करने की प्रयास करेगा। किधर से करेगा? इस क्रॉस सेक्शन से। जैसे ऐसे अगर लोड लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन में वैकेंसी है, तो इस क्रॉस सेक्शन से एटम वहां जाके भरेंगे। यानी इधर से कोई एटम आके इसको भर देगा। जब कोई एटम इधर से यहां आया, तो यहां जो वैकेंसी था वो किधर गया? इधर चला गया। एटम अगर इधर से यहां आ गए, तो जो वैकेंसी यहां था उसको हम मान सकते हैं कि वो इस क्रॉस सेक्शन में चला गया। यानी धीरे धीरे आपकी वैकेंसी इस क्रॉस सेक्शन से इधर की तरफ मूव करे। वैकेंसी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब मूव करना होता है, इसको कहते हैं वैकेंसी डिफ्यूजन। अब समझने की प्रयास करते हैं कि इससे क्या होगा। अब ये जो इधर से वैकेंसी इधर चला गया, तो इस साइड वाला, यानी वैकेंसी इधर से इधर गया, तो ये धीरे धीरे पतला होता है। वैकेंसी का मतलब खाली जगह वहां जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये था, अब वैकेंसी इधर आ गए, तो क्या होगा कि ये क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, लोड उतना ही है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने के कारण डिफॉर्मेशन फिर बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर वैकेंसी, और भी वैकेंसी इधर से उधर गया, तो ये फिर क्रॉस सेक्शन घट गया। ऐसे धीरे धीरे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, जो कुछ समय के बाद आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई पड़ेगा। शुरू में हो सकता है दिखाई नहीं पड़े। दिस इज नोन एज द वैकेंसी डिफ्यूजन। तो फैक्टर क्या है? वैकेंसी डिफ्यूजन। जिस क्रॉस सेक्शन में जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है वो विरोध करेगा लोड को, तो उधर को भरने के लिए दूसरे क्रॉस सेक्शन से आएंगे, तो वो क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। एटम वहां से आ गए, तो इसको कहते हैं वैकेंसी डिफ्यूजन। दूसरा जो कारण होता है, जो डिसलोकेशन अंदर है, वो मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। मान लीजिए कोई मटेरियल है, उनमें डिसलोकेशन यहां था, यहां था, यहां था, वो धीरे धीरे मूव किए या इधर, तो मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन।
नॉर्मली ये बाउंड्री में आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ तो जो डिसलोकेशन थे वो डिसलोकेशन जो अंदर थे, लाइन इम्परफेक्शन जो अंदर थे, लोड लगने के कारण वो लोग सरफेस आ जाए। और लाइन इम्परफेक्शन क्या है? लाइन ऑफ एटम पूरे में नहीं है, तो जो जगह में पूरे में नहीं है वही अगर सरफेस में आ गया तो सरफेस का क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस का क्रॉस सेक्शन को ही हम लोग मानते हैं जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस को। तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से उसमें स्ट्रेन भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो वैकेंसी का डिफ्यूज करना या डिसलोकेशन का मूवमेंट होना, इसको डिसलोकेशन का कई मूवमेंट होते हैं, डिसलोकेशन क्लाइंब अप, डिसलोकेशन क्लाइंब डाउन, जॉगिंग अप डिसलोकेशन एक प्लेन से दूसरे में, ग्लाइडिंग अप इंक्लाइन हो गए डिसलोकेशन आगे बढ़ गया। तो ये उनके कारण हमारा डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जाए। ये फैक्टर्स हैं जो कि उसको बताते। फिर एक होता है कि जब आपका कोर्स ग्रेन मटेरियल और एक फाइन ग्रेन मटेरियल हो, तो हमने कहा था ग्रेन बाउंड्री बहुत ही स्ट्रांग है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर में ग्रेन बाउंड्री वीकर देन द ग्रेन। तो अगर आपका ये फाइन ग्रेन का बना हुआ है और टेम्परेचर राइज हो गया तो बाउंड्री ज्यादा है और ये कमजोर हो गए तो डिफॉर्मेशन फिर हो जाएगा। तो जो फाइन बाउंड्री ग्रेन बाउंड्री है या फाइन ग्रेन है जिनके कारण ग्रेन बाउंड्री ज्यादा है, तो समझो अगर मान लो कि ये एक ग्रेन है और इसी का इतने ही वॉल्यूम का बहुत सारे ग्रेन ऐसे हैं, तो किन में ज्यादा बाउंड्री हो, ये फाइन वाले में कि एक कोर्स वाले में? तो बाउंड्री जो होगा वो ज्यादा इसमें होगा, फाइन वाले में। ये नॉर्मल कंडीशन में तो स्ट्रांग है क्योंकि बाउंड्री आप स्ट्रांग है, लेकिन हाई टेम्परेचर में ये कमजोर है। इसीलिए अगर फाइन ग्रेन पार्टिकल है और टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्रेन बाउंड्री कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भी आपका क्रीप हो जाता है। दीज आर द फैक्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रीप। अब क्रीप से बचाव कैसे करें? हाउ टू प्रिवेंट से कैसे क्रीप से बचे? एक तो जैसे मैंने आपको कहा था क्रीप बहुत ही खतरनाक है 0.4 pm से ऊपर, ये उसका मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आपका जो वर्किंग टेम्परेचर है, मान लीजिए आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करेंगे, आप मान लीजिए फर्नेस में काम कर रहे हैं और आपको 800 डिग्री चाहिए या 1000 डिग्री चाहिए, तो आप फर्नेस का मटेरियल ऐसा मेटल लीजिए जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ऐसा हो कि जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 0.4 pm से नीचे हो, तो क्या होगा, क्रीप सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग टंगस्टन, नाइक्रोम, कांथाल ये सब हीटिंग एलिमेंट के रूम में यूज करते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है। जिस टेम्परेचर में काम होता है वो 0.4 pm से नीचे होता है, तो उसमें नहीं। तो पहला है टू सिलेक्ट द मेटल having melting temperature such that working temperature is less than
0.40, ये वर्किंग टेम्परेचर उसका 0.40, तो क्रीप उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्रीप लाइफ सेकेंडरी क्रीप बहुत लंबा हो जाए, ये एक है। दूसरा, क्रीप यूजिंग क्रीप रेजिस्टिंग एलॉय। आजकल बहुत से क्रीप रेजिस्टिंग एलॉय हम लोग बना रहे हैं। ये क्रीप को रेजिस्ट करते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपकी ये क्रीप को रेजिस्ट करता है। तो यूजिंग क्रीप रेजिस्टिंग एलॉय। तीसरा, यूजिंग कोर्स ग्रेन, मोटेता, कोर्स ग्रेन मटेरियल। फाइन ग्रेन का यूज मत करिए। इन केस ऑफ क्रीप के कारण हम कोर्स ग्रेन का यूज करें, मोटेदार, तो ग्रेन बाउंड्री कम हो जाएंगे, और ग्रेन बाउंड्री कम होंगे तो वीकर सेक्शन कम रहेगा, कमजोर पोर्शन कम रहेगा, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री ही कमजोर होते हैं हाई टेम्परेचर। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा कि हम क्रीप को पूरी तरह से अगर ना भी वो करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि भैया इतना इसका लाइफ होगा क्रीप लाइफ, तो उसके पहले हम उसको बदल देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके। लेकिन अगर हमको पता ही ना चले और क्रीप के कारण वो टूट जाए तो वो फैटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये क्रीप का रोकने के या कंट्रोल करने की तरीका यूज करते हैं। तो ये है क्रीप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है हमारा फैटिग। फैटिग क्या है समझने की प्रयास करते। अगर मान लीजिए ये कोई तार होता है, तो इसको मैं तोड़ने की कोशिश, और मैंने पूरा बल लगाया, लेकिन ये नहीं टूटा ऐसे करने में, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। देखा जाता है कि ऐसे ऐसे करने में वो तार टूट जाता है। आखिर मैं ही बल लगा रहा था, बहुत ज्यादा बल लगा रहा था, एक तरफ दबा रहा था, टूट नहीं रहा था, लेकिन जब ऑल्टरनेट करना शुरू किया तो टूट गया। मटेरियल वही था, मैं भी वही हूं, क्यों ऐसा हुआ? तो अगर आप देखो जो आपने क्या किया, आपने एक बार ऐसे कर, आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो हो क्या रहा है देखो, समझो। जब आप ऐसे किए थे तो ये वाला सेक्शन ये टेंशन, और ये वाला सेक्शन ये कॉम्प्रेशन। लेकिन जैसे ही आप उल्टा कर दिए तो ये वाला सेक्शन कंप्रेशन में आ गया, जो पहले टेंशन में था, और जो टेंशन में था वो कंप्रेशन, जो कंप्रेशन में था वो टेंशन में आ गया। यानी टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, ऑल्टरनेट्स के स्ट्रेस दे रहे हैं या रिवर्सिबल स्ट्रेस दे रहे हैं। ऐसे कोई व्हील घूम रहा है तो चाहे ऑल्टरनेट स्ट्रेस हो, चाहे रिवर्सिबल स्ट्रेस हो, चाहे साइक्लिक स्ट्रेस हो, यानी जहां स्ट्रेस की डायरेक्शन अगर बदलता रहे तो वो मटेरियल अपनी कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ से बहुत कम स्ट्रेंथ में टूट जाए। इसी को कहते हैं फैटिग फेल्योर। यानी when a material is under the reversible stress, alternate stress, cycle stress, it fails much below the calculated strength. Calculated strength का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ।
दिस फेल्योर इज नोन एज द फैटिग फेल्योर। तो फैटिग क्या है? when a material is subjected to alternate stream, reversible stream, cyclic stream, etc. The material fails much below the calculated stream. यानी जहां पर भी जिस भी हमारी इंजीनियरिंग वर्क में अल्टरनेट स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, रिवर्सिबल स्ट्रेस ये नेसेसरी है, वर्किंग कंडीशन है, तो वहां पर हमको फैटिग फेल्योर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में भले ही वो ना फेल करता, लेकिन अगर आपने इस तरह की स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत कभी कभी कुछ मटेरियल में तो उनका स्ट्रेंथ 1/3 हो जाता है। तो आप सोचिए, आप अगर सोचे होंगे इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इतनी लोड को उठा सकता है, पता चला कि वो उससे आधे लोड पे ही टूट जाएगा, बिकॉज और ऐसे बहुत से हमारी सारे गियर जो घूम रहे हैं, जितने मूवेबल है, फ्लाई व्हील्स है, ये जितने भी है, रेल है, उसके ऊपर ट्रेन गुजर रहा है, तो जब गुजर रहा है तो टेंशन में है एक सेक्शन, तो जैसे ही हट जाता है कंप्रेशन में आ जाता है, पीछे वाला पहिया आ गया कंप्रेस, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, स्प्रिंग है, दबा रहे हो, छोड़ रहे हो, खींच रहे हो, फिर रिलैक्स कर रहे हो, तो अल्टरनेट स्टेज। बम्पर के ऊपर एक्सिल पहिया चढ़ा तो एक्सिल के ऊपर एक लोड लगा, जब नीचे उतरा तो दूसरा डायरेक्शन हो गया लोड का। तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पर अल्टरनेट स्ट्रेस, रिवर्सिबल स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस वगैरह यूज करते हैं। तो उनका फैटिग लाइफ जानना बहुत जरूरी है, उनका फैटिग स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे जानते हैं? हम लोग फैटिग टेस्ट करते हैं और उसको किसी का भी फैटिग लाइफ या फैटिग कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएन कर्व लेते हैं, नया पेज लेके करते हैं, एसएन कर्व का ड्रॉ करते हैं, एसएन कर्व। अब ये कर्व ड्रॉ करने से पहले समझो, अगर मैं इसको ऐसे 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 कर रहा हूं और मान लीजिए जो लोड है वो मेरा फिक्स है, यानी जितना बल लगाना है उतना ही लगा रहा हूं, तो इसका टूटना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमने बल को अगर तय कर लिया और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो किससे के ऊपर वो डिपेंड करेगा? अगर लोड को बढ़ा दें तो क्या घट जाएगा, लोड को घटा लें तो क्या बढ़ जाएगा? अब देखिए, अगर हमने लोड एक फिक्स कर लें और ऐसे ऐसे करें तो इसका टूटना डिपेंड करेगा कितनी बार। मान लीजिए उतने लोड में 50 बार में ये टूटता, तो अगर मैं उसको 50 बार 1 मिनट में लगा दूं तो 1 मिनट में टूट जाएगा। 50 बार अगर मैं दिन भर में लगाऊं तो दिन भर में टूटेगा। यानी ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल के ऊपर, कितनी बार बदल रहा है। लोड को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ साइकिल घट जाएगा, लोड को घटा लूं तो नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा। तो ये क्रिप टेस्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं, एच मतलब स्ट्रेस या लोड को लेते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ साइकिल को लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? ये फैटिग टेस्टिंग मशीन आता है, वहां पर बहुत सारे सैंपल लेके हम टेस्ट
वाई एक्सिस में हमने एस को लिया, एक्स एक्सिस में हमने एन को लिया। एन का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, और एस का मतलब स्ट्रेस या लोड। तो मान लीजिए हमने कोई एक स्पेसिमेन लिया, उसके ऊपर हमने लोड लगाया, फिर ऑल्टरनेट होता क्या है, एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है, वहां पर लीवर के द्वारा हम लोग लोड लगा देते हैं, इसको घुमाते हैं। अब ये घूमता जो है रिवोल्यूशन काउंटर लगा देते हैं, वो मेजर कर लेता है, काउंट कर लेता है कितनी बार घुमा। जब ये टूट जाता है वहीं पर मशीन रुक जाता है, मतलब काउंटर रुक जाता है। हम लोग देख लेते हैं इतने नंबर ऑफ साइकिल में ये टूट गया। ये नॉर्मली जो स्केल में रहता है वो है 10 के पावर में, 10, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द 7, ऐसे चलता है 10 की स्केल में। तो अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर लोड ये लगाए और आपने स्टैटिक टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करना शुरू किए, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल के बाद वो टूट गया। तो ये नंबर ऑफ साइकिल के बाद वो टूटा, ये लोड था। तो ये अब हमने क्या किया, लोड को घटा दिया। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी 2/3 लगा के पहले चेक करते हैं, तो कितना नंबर ऑफ साइकिल। फिर हमने लोड को घटा दिया, दूसरा स्पेसिमेन उसी मटेरियल का लेके फिर लोड को घटा दिया। जब लोड को घटा दोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा। फिर लोड को घटाइए, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा, फिर नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा, फिर नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाए। अगर इनको आप ज्वाइन कर दीजिए एक्सपेरिमेंट डाटा को, तो ये एक कर्व बन जाए। इसी को हम लोग कहते हैं एसएन कर्व। आपने पहले लोड ज्यादा लगाया, नंबर ऑफ साइकिल घट गया। अब ये कर्व को स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई लोड लगाया और 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ साइकिल के बाद भी वो नहीं टूट रहा है, उसके बाद करीब करीब पैरेलल हो जा रहा है, यानी नहीं टूट रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये उसका फैटिग स्ट्रेंथ। ये जो लोड है जिनमें वो 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ साइकिल तक नहीं टूटा, दो डाटा लेते हैं। एक कहते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 6 और एक लेते हैं 20 इंटू। दो तरह की सिस्टम चलता है, हम लोग इसको प्रीफर करते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 6 को। अमेरिका वाले 20 इंटू 10 टू द, मतलब इतने नंबर ऑफ साइकिल के बाद भी और नहीं टूटा, तो कहते हैं कि ये फैटिग फेल्योर इसमें नहीं होगा। क्या मतलब नहीं है कि एकदम इन्फिनिटी लाइक है, लेकिन माना जाता है कि इतने नंबर ऑफ साइकिल के बाद वो मटेरियल में कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ी आएगी, कुछ और अलग से, जिसके कारण आप मटेरियल बदल दोगे। तो ये जो है इसको कहते हैं फैटिग लिमिट, इसको कहते हैं फैटिग लिमिट। यानी यहां तक अगर लोड है, ये लोड अगर है, तो आपका ये फेल नहीं करे, तो इसको कहते हैं फैटिग लिमिट। फैटिग लिमिट, और फैटिग लिमिट से थोड़ा सा कम, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बाकी फैक्टर को देखते हुए तो कहते हैं फैटिग स्ट्रेंथ। फैटिग, जब मटेरियल की फैटिग स्ट्रेंथ हम लोग कहते हैं, वो फैटिग लिमिट से थोड़ा कम रखते हैं, इसको फैटिग, इनको कभी कभी फैटिग स्ट्रेंथ को एंडूरेंस लिमिट, एंडूरेंस अगर एक्सपीरियंस इंटरव्यू कभी आप लोग को देने को मिला तो वहां कभी कभी ये चीज पूछते हैं, व्हाट इज योर एंडूरेंस स्ट्रेंथ। मैं बता रहा हूं, एंडूरेंस लिमिट या एंडूरेंस स्ट्रेंथ एक ही बात है, वही है फैटिग स्ट्रेंथ या फैटिग लिमिट। अब अगर मान लीजिए कोई मटेरियल आपने लिया है और उसका कर्व जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो ऐसा आ रहा है, यानी आप भले ही लोड को घटा रहे हो लेकिन वो टूट रहा है।
तो ऐसे मटेरियल जिसका ये कर्व है, डज नॉट हैव डिफाइंड फैटिग लिमिट, अब तय एक नहीं कह सकते, डिफाइंड फैटिग तय नहीं। तो अगर ऐसा मटेरियल कोई हो तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, भाई फैटिग आएगा, ऑल्टरनेट स्ट्रेस उसमें आएगा, तो क्या करें? तो उस केस में क्या कहते हैं कि भैया आपकी मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितनी होगी, यानी कितनी लोड तक। अगर मान लीजिए आपका मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस ये आया, तो कहते हैं कि उससे कितना नंबर ऑफ साइकिल है, मान लीजिए ये नंबर ऑफ साइकिल 10 to the power 4, यानी 10 to the power 4 नंबर ऑफ साइकिल में ये टूट रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हुए हमको बताना पड़ेगा कि भैया इसकी फैटिग लाइफ इस कंडीशन में इतना है, तो उसको आप उतरने के बाद बदल दीजिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो जब डिफाइंड फैटिग लाइफ नहीं है तो तब हम कहते हैं कि भैया जो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है उसमें उसका लाइफ को निकालिए और उतने को मान के उससे पहले हम मटेरियल को चेंज कर। अब जैसे हैवी अर्थ मूवर, सॉरी ओवरहेड क्रेन वगैरह जहां चेन लगे रहते हैं, उनमें भी ऑल्टरनेट स्ट्रेस लग रहा है। आपने एक बार लोड डाला, फिर वो लोड को रिलीज कर दिया, ऑल्टरनेट लिफ्ट है, ऑल्टरनेट स्ट्रेस लग रहा है, तो उनमें भी हमको जानना पड़ेगा उनका फैटिग लाइफ क्या है। पता नहीं कई बार माइंस वगैरह में टूट जाता है चेन वगैरह, और वो पूरे की पूरी जो ट्रॉली है जिसे आते रहते हैं मजदूर, वो नीचे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार डेथ हो जाता है। हमें उनकी फैटिग लाइफ जानना है। अगर क्लियर फैटिग लाइफ हमको नहीं पता है, कहीं पर फैटिग लिमिट नहीं निकल रहा है, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से हमारे नंबर ऑफ साइकिल कितना आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए इससे कम हम लोग लेते हैं। ये डिपेंड करता है क्या वर्किंग कंडीशन है, कहाँ यूज हो रहा है उसके लिए। अब आप एक फैटिग को समझिए। कई बार इंसान बोलता है मुझे बहुत फैटिग महसूस हो। फैटिग कब होता है? जब ऑल्टरनेट स्ट्रेस है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेस था, डायरेक्शन बदला, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि द्वंद्व जब होगा तभी फैटिग होता है। द्वंद्व अगर नहीं हो रहा है तो फैटिग नहीं होगा। आपको कब आपके दिमाग में वो आता है फैटिग, या जो भी है बड़ा अशांत है, डिप्रेशन है, ये जब द्वंद्व होता, कोई चीज हो रहा है आपको पसंद नहीं, कोई चीज आपको पसंद है वो हो नहीं रहा है, यहां द्वंद्व होता। तो जब तक रगड़ नहीं खाएगा तब तक फैटिग नहीं। तो अगर आपको फैटिग हो रहा है तो ये जाके देखो कि कहां हम द्वंद्व पैदा हो रहा है। अभी आप बैठे हुए हैं, आपका मन कर रहा है कि यार कुछ और आईपीएल देखता, तो यहाँ बैठने और आईपीएल देखने की इच्छा और यहाँ जबरदस्ती बैठने में द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व हमेशा फैटिग क्रिएट करे। अब फैटिग क्यों हो रहा है थोड़ा समझिए। जब आपने एक तरफ टेंशन लगाया या दबाया इधर से, जो पोर्शन, क्योंकि जब भी आप टेंशन लगाओगे तो उसमें कॉम्प्रेसिव एनर्जी डेवलप होगा, पहले भी कॉम्प्रेशन लगाओगे टेंसाइल एनर्जी डेवलप होगा। तो आपने मान लीजिए टेंशन लगाया तो उसमें कॉम्प्रेसिव एनर्जी, अचानक आपने कॉम्प्रेशन लगा दिया तो उसमें ऑलरेडी कॉम्प्रेसिव एनर्जी था, इंटरनल जो डेवलप हुआ था, तो वो फिर टेंसाइल एनर्जी में चेंज होने में इनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा। हर साइकिल में फ्रिक्शन हो रहा है और ड्यू टू दिस फ्रिक्शन एनर्जी लॉस हो रहा है, धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा है, जिसके कारण वो टूट जा रहा है। जब भी आप ऐसे ऐसे करते हो अगर देखो तो उस जगह में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, और फिर वो टूट जाता है।
ऐसे समझो, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए दरवाजा बाहर से कोई अंदर की तरफ धकेल रहा है, आप बंद करना चाहते हो, बाहर की तरफ धकेल रहे हो, लेकिन वो भी अगर बाहर की तरफ खींच ले तो खुल जाएगा, क्योंकि आप भी बाहर की तरफ धकेल रहे हो। या मान लीजिए उन्होंने बाहर की तरफ जब खींचा, आपको पता चल गया, फिर आप अंदर की तरफ, लेकिन वो अगर बार बार ऐसा चेंज करे तो आपकी एनर्जी कम हो जाए। तो दैट इज द रीजन व्हाई फैटिग ऑकर एट मच लेसर स्ट्रेंथ देन द कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ, या जितना उसका स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट किए हैं, समझे हैं, जानते हैं, उससे बहुत कम में टूट जाए। दिस इज द रीजन। तो फैटिग कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म ऑफ फैटिग, अगर मान लीजिए कोई, मैं ठीक है, इनमें मान लीजिए कहीं पर एक क्रैक है, क्रैक, और इसमें लोड लग रहा है, ऑल्टरनेट, टेंशन फिर कम। तो ये क्रैक क्या है? जहां की एनर्जी लेवल थोड़ा हाई है, ये क्रैक धीरे धीरे फैलता जाए, क्रैक प्रोपगेट करेगा, प्रोपगेशन ऑफ क्रैक, बढ़ेगा क्रैक। पहले क्रैक जनरेट हुआ, इनिशिएशन ऑफ क्रैक पैदा हुआ, फिर क्रैक बढ़ा, लोड लग रहा है तो ये क्रैक और बढ़ गया, ये क्रैक और बढ़ गया। सॉरी, ठीक है, ये क्रैक बढ़ गया, एनलार्ज जो, अब ये इतना बढ़ गया कि फिर ये फैल गए। तो फैटिग कैसे हो रहा है? पहले क्रैक कहीं बन रहा है और सरफेस से बनेगा, ये हमेशा सरफेस से अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो क्रैक कहीं बनेगा, फिर ये क्रैक आगे बढ़ेगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ये टूट जाएगा। लकड़ी काटते समय भी कुछ दूरी तक आप आरी चला लीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए, अपने आप अपने वेट के कारण वो टूट जाता है, पेड़ जब काटते रहते हैं। तो ये क्रैक, अब आप कहेंगे क्रैक कहां से आया? आप सरफेस को फिनिश जो मानते हो, नेकेड आई से सोचते हो, उनमें सरफेस को अगर आप देखो मैग्नीफाई करके तो सरफेस बड़ा होता बड़ा। तो ये सब क्रैक बनाने, ये जो है पॉइंट है जहां गड्ढे बने हुए हैं, इनका एनर्जी लेवल, दीज आर स्ट्रेस रेजर, जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, इनका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो जैसे ही आपने अप्लाइड लोड लगाया, उसके एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया कि वो क्रैक बनना, यहीं से क्रैक बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म ऑफ
फैटिक है वो है इनिशिएशन ऑफ क्रैक, प्रोपगेशन ऑफ क्रैक, एनलार्ज ऑफ क्रैक, देन क्रैक, फैटिक फेल्यूर। और ये आसान हो, एक तरफ अगर आप लोड लगाते ये थोड़ा समय भी लेता है, लेकिन ऑल्टरनेट स्ट्रेस अगर आप लगा दीजिए तो ये, इसलिए कई बार क्या होता है कि जो फिश प्लेट दो पटरियों को जोड़ने वाला होता है वहां पर छोटा मोटा भी कट अगर हो तो बड़ा सीरियस है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए आजकल जो फिश प्लेट की मटेरियल होता है उसमें कट मार्क लगाना उतना, पहले नहीं कट मार्क आसान से कोई आरी से ऐसे ऐसे कर दो, चीजल से ठोक दो तो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कट मार्क लगा दिया और बार बार ट्रेन गुजर रहा है तो हर समय ऑल्टरनेट स्ट्रेस लग रहा है, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। पता चला कि आप कभी सोचे होंगे कि थोड़ा सा क्रैक है, क्या होगा, दूसरा दिन वो फिश प्लेट टूट गया। तो कहीं पर अगर क्रैक है और वो क्रैक में ऑल्टरनेट स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो प्रोपागेट फिर होगा। और हमेशा क्या होता है, कोई भी फेल्योर, कोई भी क्रैक स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप अगर गांव में याद करिए, धोती फाड़ना है तो थोड़ा सा दांत पीस के दुकानदार ऐसे फाड़ देता है, फट अगर गया किनारे में थोड़ा सा फिर इसको खींच देता, वो आराम से बढ़ जाता है। कैंची भी चलाता है तो थोड़ा सा कैंची चलाया, थोड़ा सा कट मार्क हो गया, फिर खींच दिया। इनिशिएशन ऑफ द क्रैक, इनिशिएशन ऑफ द फ्लो फेल्योर, इनिशिएशन ऑफ द फ्रैक्चर, वो ज्यादा एनर्जी मांगता है। एक बार अगर इनिशिएट हो गया वो फाइल, ये प्रकृति का नियम है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पर भी बस इनिशिएट होना है, उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो प्रोपागेट होने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार इनिशिएट हो जाता है ना तो उसका अपना भी एनर्जी उसी दिशा में लग जाता है, इसीलिए वो प्रोपागेट होता है। अब हम फैटिक से बचाव कैसे करें? फैटिक आने की संभावना तो रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट स्ट्रेस, अब आपका गियर है घूमेगा नहीं तो काय के गियर है, आईसी इंजन का पिस्टन है रेसिप्रोकेट करेगा नहीं, काय के आईसी इंजन है, पटरियां हैं गाड़ी गुजरेंगे नहीं, काय की है, लिप स्प्रिंग है वो दबेगा फिर रिलैक्स होगा, ऑपरेशन फिर रिलैक्स कॉम्प्रेशन होगा ही। शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे फिर रिलीज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रिलीज करेंगे, ये उनका काम है। तो हम ऑल्टरनेट स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, रिवर्सिबल स्ट्रेस को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फैटिक को कैसे हम कम करें, कंट्रोल करें, ये हमको जानना है। प्रिवेंशन ऑफ फैटिक। कैसे फैटिक को रोकें, कम करें? एकदम नहीं रोक सकते हैं तो कम करें। तो सबसे पहला या जो हमने कहा, सरफेस में क्रैक की संभावनाओं को कम करो। तो आपने मैकेनिकल प्रोसेस किया, जहां पर भी फैटिक के चांसेस है वहां पर उसको सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करें या सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। पहला सरफेस फिनिशिंग, ये हो सकता है मैकेनिकली करें, यानी कोई बहुत सारे सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होता है मैकेनिक, और बाय कोटिंग। आप उसके ऊपर कोटिंग दे दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, मेटल स्प्रेइंग कर दीजिए, बहुत सारे प्रोसेसेस, मेटल डिपिंग कर दीजिए, उसमें मेटल लिक्विड मेटल में डिप कर दीजिए, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा कि हम उसके सरफेस में होगा क्या, जब आपका मान लीजिए कि ऐसे ऐसे सरफेस है, इसमें अगर आपने कोटिंग लगा दिया तो ये गड्ढों को भर देगी कोटिंग।
ये कोटिंग आपका ऑर्गेनिक कोटिंग हो सकता है, इनऑर्गेनिक कोटिंग हो सकता है। वर्निश लगा दीजिए, चारकोल लगा दीजिए। आप जब लुब्रिकेट भी करते हैं एक तरह से तो हीट को रिलीज करने में काम करता है, लेकिन लुब्रिकेशन भी एक तरह से गड्ढों को भर देता है। या तो सरफेस फिनिशिंग करिए, चाहे मैकेनिकली करिए या भाई कोटिंग करिए। नॉन मेटेलिक कोटिंग करिए, मेटेलिक कोटिंग करिए, जैसे चाहे आप उसके सरफेस को जितना फिनिश हो सकता है वहां पर कोई क्रैक की संभावनाओं को कम कर दीजिए। फिर क्या होगा कि फैटिग करने के लिए पहले क्रैक जनरेट करेगा, उसमें समय लगेगा, उसमें एनर्जी की जरूरत होगी, उसमें बहुत ज्यादा लोड की जरूरत होगी। तो उसको आप उस संभावनाओं को कम कर दीजिए कि कोई क्रैक पहले से बना हुआ है। दूसरा, जो आपका सरफेस है अगर उसको आप हार्ड कर दीजिए, सरफेस हार्डनिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो हम लोग हीट ट्रीटमेंट में करेंगे, तो ये यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सरफेस हार्डनिंग मतलब सरफेस को हार्ड कर दीजिए। जैसे ही सरफेस को आप हार्ड करेंगे तो क्रैक इनिशिएट होने के लिए वो सरफेस को पेनिट्रेट करना, सरफेस में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस करना जरूरी है। और सरफेस हार्ड होगा तो ये बहुत ज्यादा लोड को वियर कर सकता है, जिसके कारण फैटिग लाइफ बढ़ जाएगा। तो सरफेस हार्डनिंग ये हम लोग डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ये हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, इसलिए यहां पर हम नहीं कर रहे। तीसरा कहते हैं नॉर्मली मटेरियल जो फेल होता है वो टेंशन में होता है, कंप्रेशन में फेल नहीं होता है। कंप्रेशन में होता भी है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिधर टेंशन होता है। आप अगर इलाहाबाद बड़ा फेमस है अमृत के लिए, उसको आप अगर हाथ से फोड़ना चाहेंगे, ऐसे दबाते हैं तो उधर से वो नहीं फटता है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे आप इधर दबाते हैं कंप्रेशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंशन होता है, तो टेंशन में फेल्योर होता है। तो जहां पर फैटिग की चांसेस है वहां पर हम क्या करते हैं कि उसकी सरफेस के ऊपर पहले से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर लें, जिसको कहते हैं प्री कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करें तो जब आप स्ट्रेस लगाओगे, पहले ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 0 होगा, फिर टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तब जाके उसमें फेल्योर होगा। तो इसमें समय लगेगा, तो इसको कहते हैं डेवलपिंग compressive stress। developing compressive stress on the surface। by सैंड ब्लास्टिंग, ये एक प्रोसेस होता है। मोटे कण के बालू को हाई प्रेशर में सरफेस के ऊपर हम लोग बम्बार्ड करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग और शॉर्ट पिनिंग, छर्रे को एग्जीबिशन वगैरह में जो बैलून फोड़ते हैं छर्रे से, शॉर्ट पिनिंग, उसके ऊपर ये सरफेस है, इसके ऊपर बालू की कण को बहुत तेजी से बौछार करिए या छर्रों को इसके ऊपर करिए, तो क्या करेंगे, इसमें गड्ढे बना देंगे। वो गड्ढे में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। अब अगर गड्ढा बन गया, आप कहेंगे सर एक तरफ से आप क्रैक बनाने के लिए मना कर रहे हैं और ये जानबूझ के आप गड्ढा बना दे रहे हैं, तो वो तो क्रैक बनेगा नहीं। उसके बाद हम इसको कोटिंग कर देते, सरफेस कोटिंग, जिससे ये गड्ढा भर जाता है। हम मैकेनिकल प्रोसेस फिर नहीं लगाते कोटिंग। आप अगर देखो ये जितने सिलेंडर है जिनमें गैस भरा रहता है, चाहे एलपीजी हो, अभी प्रेशर की जो गैस है एचपीजी हो, वो सब में आप देखेंगे कि कोटिंग रखते हैं। एक तो कोटिंग किस प्रकार का है वो उसका एक अलग यूज किया हमने, लेकिन कोटिंग का मेन उद्देश्य था, अगर आप ये सिलेंडरों को बनते हुए आप देखिए तो इनका आखिरी प्रोसेस में सैंड ब्लास्टिंग या शॉर्ट पिनिंग होता है। उसके बाद कोटिंग कर देते हैं ताकि वो जो सैंड के कारण या शॉर्ट के कारण जो गड्ढे बने हैं उसको भर दे। तो वहां पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी आ गया और जो गड्ढे थे वो फिनिश हो गए, तो क्रैक भी अभी नहीं आया।
अब ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को पहले नलीफाई करे, फिर टेंसाइल स्ट्रेस करे, फिर जाके फेल करेगा। तो दीज आर द मेथड जिसके द्वारा कि हम लोग फैटिग को रोकने की करते हैं। वैसे फैटिग के लिए लोग कहते हैं कि बाकी की तरह की, तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम फैटिग को कम कर लेंगे, फैटिग को कुछ हद तक प्रिवेंट कर लेंगे, फैटिग को कंट्रोल कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फैटिग। फैटिग और क्रीप ये प्रॉपर्टी में हमने लिया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक है, और इनका जानने की जरूरत इसलिए है कि वर्किंग कंडीशन में ये आता है।